हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 9 बाढ़ की संभावनाएं पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 ईस्वी को राजापुर, नवादा जिला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण तत्व है। गीतकार, गज़लकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, किंतु हिंदी संसार में वे गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध अधिक हुए। उन्होंने गज़ल को परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक बनाया। साए में धूप उनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है। एक कंठ विष पाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रस्तुत गज़ल मुसल्स एक ही भाव बोध वाली गज़ल नहीं है। प्रत्येक शेर की भाव भूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि चिंतित अवश्य हैं, पर निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखिए, कवि जो हैं, गज़लकार जो हैं, उन्होंने देश की सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को प्रस्तुत किया है अपने गज़लों के माध्यम से। और देश की जो विभिन्न परिस्थितियां थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी गज़ल में जो निराशाजनक परिस्थितियां थी, उसके बावजूद गज़ल में कहीं ना कहीं आशा को बनाए रखा है, उम्मीद की नई किरण को बरकरार रखा है कि कभी न कभी एक दिन कुछ अच्छा होगा। ये एक ही भावबोध वाली गज़लें हैं, जिसमें गज़लकार ने कि कितनी भी समस्या हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, लेकिन मनुष्य जीना नहीं छोड़ देता। उसी बात को उन्होंने बताया है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। अब यहाँ पे देखिए, गज़लकार ने कहा है कि पहली जो गज़ल है उसमें वह बताते हैं कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। यहाँ पे गज़लकार कह रहे हैं कि कितनी नदियों में हर वर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, लेकिन फिर भी नदियों के किनारे पूरा का पूरा गांव, शहर बसा हुआ है। भारी विनाश होता है बाढ़ आने से, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वह
निश्चिंत होकर नदियों के किनारे अपना बसेरा बनाते हैं। अर्थात यहाँ पर गज़लकार का कहना है कि कितनी भी आपदा क्यों ना आए, लेकिन मनुष्य जो है वह जीना नहीं छोड़ता और ना ही अपना घर बार छोड़कर चला जाता है। वह उन परिस्थितियों का डटकर सामना करता है। तो यहाँ पर भी कि गज़लकार ने यह संकेत दिया है कि जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, तकलीफ़ें आए, मनुष्य उनसे थक हार कर जीना नहीं छोड़ देता, बल्कि उन समस्याओं का डटकर सामना करता है और उन अंधेरे जीवन की निराशाजनक परिस्थितियों में भी उम्मीद की आशाजनक किरणों को वह जगाए रखता है। आइए दूसरा देखते हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। अब गज़लकार कहते हैं चीड़ वन। चीड़ वन अर्थात जो चीड़ का पेड़ होता है वह पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीले स्थानों पे दिखाई देता है। एक प्रकार का जो शंकु आकार का यह पेड़ होता है, तो और इसके जो दरख्त तने हैं वह बहुत ही नाजुक हैं। तो यहाँ पर गज़लकार कहते हैं कि चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इतने नाजुक तने होते हैं चीड़ के कि तेज़ हवा चलने पर भी उनके टूट कर गिर जाने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। इसलिए चीड़ वन में आंधियों की तो बात ही नहीं की जा सकती। आंधियाँ चलने पर चीड़ के जो सारे वृक्ष हैं वह धराशायी हो जाते हैं। अब यहाँ पे गज़लकार जो हैं वह यह बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह से मनुष्य को अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है। उसे हर परिस्थिति का, हर समस्या का डट कर सामना करना है। आइए नेक्स्ट पंक्ति की ओर चलते हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। अब यहाँ पे गज़लकार कह रहे हैं कि जब देश को आज़ादी मिली तो लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए कि आपको रहने के लिए घर मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होगा, नौकरी होगी, रोज़गार, शिक्षा आदि ऐसे कई बड़े ख्वाब दिखाए गए। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ा, बेरोज़गारी का प्रमाण बढ़ा, शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो यहाँ पे गज़लकार कहते हैं कि लोगों में हताशा है, पर वे इतने भी पस्त नहीं हैं, इतने भी टूटे हुए नहीं हैं जितने टूटे हुए आईने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, टूटे हुए आईने टूटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार उस तरह मनुष्य की इच्छा शक्ति नहीं हुई है। आईना टूटने के बाद हम उसे फेंक देते हैं और देखते हैं कि कण कण तक उसका हमें दिखाई देता है फर्श पर गिरने के बाद। लेकिन मनुष्य जो है वह अभी इतना भी हताश निराश नहीं हुआ है। उसके अंदर अभी भी कुछ कर गुज़रने की शक्ति जो है वह बची हुई है। इसलिए मनुष्य अभी इतना हताश निराश नहीं है जितना कि ये टूटे हुए आईने दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे गज़लकार देखिए, आईने से तुलना करते हुए मनुष्य की इच्छा शक्ति का वर्णन कर रहे हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं गज़लकार कि हम आपके कालीन, अर्थात अभी तो कष्ट से गुज़रने के दिन हैं। उनके पैर अभी कीचड़ में सने हैं, अर्थात जो यह कष्ट है, जो यह समस्या है, उसे दूर करने पर, उससे मुक्ति मिलने पर ही वह किसी के सुखद आश्वासन या उसके वैभव के दर्शन कर सकेंगे, वरना उस वैभव पर भी दाग लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कालीन बड़ी प्रतिष्ठा की चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई बड़े बड़े अमीर घरों में वैभव का यह प्रतीक है कि कालीन बिछी है, बड़ा महंगा आता है कालीन वगैरह, उसकी अपनी नक्काशी की विशेषता है। और तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अभी तो हम जिन समस्या से घिरे हैं, उन समस्याओं से हमें छुटकारा पाना है, तो हम आपकी कालीन कैसे देखें, अर्थात कीचड़ में पाँव सने हैं। यहाँ पे गज़लकार कहता है कि अभी तो हम समस्याओं से स्वयं घिरे हुए हैं, तो आपके कितना भी आप हमें सुखद आश्वासन दें, कन्फर्मेशन दें कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन जब तक हम अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक हम आपके वैभव विलास को नहीं देख पाएंगे। अर्थात मनुष्य जब अपनी समस्याओं से मुक्त होता है, तभी वह दूसरे अन्य कार्यों में लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। यहाँ पे देखिए गज़लकार कहते हैं कि जो सभा है उसमें स्थिति कैसी हो गई है, मनुष्य की असहाय हो गई है। व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार अब नहीं रहा। तो जिस प्रकार जैसे भी चाहो मनुष्य का उपयोग किया जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य का उपयोग किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन मनुष्य की हैसियत जो है वह कैसे आदमी के रूप में नहीं रह गई है, बल्कि हम आदमी ना रहकर, अर्थात मनुष्य ना समझकर, एक प्रकार का जो बच्चों के लिए खिलौना आता है झुनझुना, वह बनकर रह गए हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की, व्यक्ति की राय को महत्व या उसे अपनी बात को कहने का मौका नहीं देना और सभी पर अपने निर्णय को थोपना। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आज़ादी के समय काफ़ी सारे वादे किए गए, इस प्रकार से होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन सभी मनुष्यों पर, इस देश की जनता पर निर्णय जो हैं वह थोपे गए। उनसे अपनी राय, उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी पूछा नहीं गया। तो यहाँ पे आज मनुष्य की स्थिति कैसी हो गई है, एक झुनझुने के समान हो गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। यहाँ पे गज़लकार कहते हैं कि हमारे साथ जो चलने वाले लोग थे वह कैसे थे, अर्ध निंद्रा में, अर्थात आधे सोए आधे जागे, और उन पर उदासी भी छाई हुई थी। अब उन्हें कोई फड़कती हुई गज़ल सुनाए, अर्थात उन्हें जागृत करे, तो ही उनमें जोश का संचार हो पाएगा। अर्थात
कि यह समाज जो है, व्यक्ति जो हैं, उन्हें जगाना पड़ेगा, उनके अधिकारों को बताना पड़ेगा, क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति तो बची हुई है, लेकिन उसे जगाना पड़ेगा। उनके अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा, देश के लिए, अपने लिए उन्हें खुलकर इसका सामना करना पड़ेगा। इस बात की ओर संकेत यहाँ पे गज़लकार कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पाठ में गज़लकार ने गज़लों के माध्यम से देश की जनता में जो उदासी का माहौल बना हुआ है उसे दूर करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार लोगों को, ज़रूरतमंदों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती, लोगों में जन विरोधी नीतियों और योजनाओं का विरोध करने का साहस नहीं था, क्योंकि लोग डरे हुए थे। जिनमें थोड़े बहुत ऐसे थे कि जिनमें कुछ करने की, कार्य करने की, साहस दिखाने की इच्छा थी, उन्हें भी उसका मौका नहीं दिया जाता, उचित परिस्थितियां नहीं उपलब्ध हो पाती थी। लोगों को वैभव के सपने दिखाकर बहलाया जाता था, लोगों को समृद्धि, अमीरी का सपना दिखाया जाता था और उन्हें बहलाया फुसलाया जाता था, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। गरीबों को खिलौना समझकर उनका मनमाना उपयोग किया जाता था। इस प्रकार गज़ल में सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का बहुत ही बखूबी से वर्णन गज़लकार जी ने किया है। आइए हम शब्दार्थ देख लेते हैं। दरख्त, पेड़, कालीन, बड़ा गलीचा, चीड़। पर्वतीय प्रदेश में उगने वाला एक बहुत ऊंचा पेड़ जिससे लीसा नामक गोंद बनता है और पदार्थ निकलता है। लीसे से टर्पंटाइन तेल बनता है। आईना, दर्पण, झुनझुना, एक खिलौना, नाजुक, मुलायम, कोमल, तना, पेड़ का ज़मीन के ऊपर का मोटा हिस्सा, तड़पती सी, बेचैन करने वाली, हमसफ़र, साथ में सफ़र करने वाला, सहयात्री, साथी, अनमना, उदास, शिथिल। आइए वैकल्पिक देख लेते हैं कि कौन सी संभावनाएं सामने हैं बाढ़ की। कवि ने किस वन का जिक्र किया है? चीड़ वन का। हम सफ़र क्या कर रहे हैं? तो हम सफ़र ऊँघे हुए हैं। अ जो है इसका उत्तर होगा। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस गज़ल को बहुत ही ध्यान से समझा होगा एवं पढ़ा होगा। धन्यवाद।